नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आज आप देख रहे हैं यहाँ पर रीट परीक्षा तैयारी 2021 के बारे में बहुत ही सबसे शानदार और धांसू क्लास के बारे में। तो हम आपको एक से एक सबसे बढ़िया स्पेशल क्लास जो पेडागोजी के सभी सिद्धांत हैं, विभिन्न प्रकार के साइंटिस्टों के माध्यम से जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे उनकी वीडियो में आपको प्रतिदिन लेकर के आता हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए, आज हम आपको बताएंगे जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल को। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप हमें इन नंबरों पर कॉल करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं। बिना समय को बर्बाद किए हुए राष्ट्र हित में शिक्षा के लिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में क्या क्या बातें बताई थी, कैसे प्रयोग किया था, किन किन अवस्थाओं के बारे में जानकारी की, वो सारी जानकारी मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे। यदि आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आप बहुत बड़े नुकसान में रहोगे। दोस्तों, जो बच्चे आज तैयारी कर रहे हैं साइकोलॉजी पेडागोजी के अंतर्गत, उनके लिए यह सिद्धांत बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंस ही रखता है। परीक्षा चाहे किसी भी स्टेट की हो, यूपी टेट हो, आर टेट हो, या फिर सी टेट हो, या फिर एमपी टेट या एस टेट, किसी भी प्रकार का टेट हो, वहाँ एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इस सिद्धांत से 101% एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको यहाँ से 4 से 5 नंबर का सवाल देखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, बिना मिस किए हुए, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को एंड तक देखेंगे और अपने पर्सनली नोट्स बनाएंगे और नोट्सों को आप पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, चलिए जीन पियाजे का सिद्धांत क्या कहते हैं जीन पियाजे महोदय। तो देखिए, जीन पियाजे महोदय के बारे में मैं आपको जानकारी बता देता हूँ थोड़ी सी। जीन पियाजे महोदय तो थे, वो स्विट्जरलैंड के निवासी थे दोस्तों। रहने वाले कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। और ये एक चिकित्सकीय वैज्ञानिक थे। वो साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक चिकित्सक के रूप में भी उन्होंने उस क्षेत्र में कार्य किया था। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों। जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन, इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत सिद्धांत भी कहा जाता है। विकासात्मक विकास का सिद्धांत भी आपको याद रखना है। इस सिद्धांत को 3 नामों से जाना जाता है। पहला है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, नंबर 2 विकासात्मक विकास का सिद्धांत, और नंबर 3 अवस्था सिद्धांत। ये तीनों ही उपनाम इसके याद रखने जो जीन पियाजे महोदय ने बताए थे। ठीक है गाइस, अब बताते हैं जीन पियाजे महोदय ने अपने बच्चों के ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए थे और उनकी अवस्थाओं में आने वाले परिवर्तनों के बारे में बताया था कि विद्यार्थी या बच्चों के अंतर्गत कौन कौन से परिवर्तन होते हैं अवस्थाओं के साथ साथ, वो किस प्रकार के अधिगम के बारे में सीखते हैं उम्र के साथ साथ। ठीक है गाइस, चलिएगा। तो यहाँ पर उन्होंने और उनकी अवस्थाओं के बारे में हुए परिवर्तन को उन्होंने खोजा था कि उनकी अवस्थाओं में समय के साथ साथ कौन कौन से परिवर्तित होते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी उन्होंने नाम दिया था। ये आप याद रखेंगे। ठीक है गाइस, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है और इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। जीन पियाजे महोदय ने 4 प्रकार की अवस्थाओं के बारे में वर्गीकरण किया था दोस्तों। वो 4 प्रकार की अवस्थाएं हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। आप वीडियो पर टिके रहिए। जो भाई बहन, जो गृहिणी या जो भैया बहन जी हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो अपना एक कॉफ़ी और पेन लेकर के कृपया नोट्स बनाएंगे और कंप्लीट सी नोट्स आप कभी भी किसी भी टाइम्स पढ़ सकते हैं। और वीडियो की लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। देखिए, जीन पियाजे महोदय ने प्रत्येक बच्चे की अवस्था के अंतर्गत 4 प्रकार की अवस्था बताई थी। इन 4 प्रकार की अवस्था कौन कौन सी उम्र के अंतर्गत होती हैं वो मैं आपको डिटेल्स के साथ में बताऊंगा। पहली अवस्था जो उन्होंने बताई थी वो थी दोस्तों संवेगात्मक अवस्था, जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष के बीच में होती है। यानी कि 0 से लेकर के 2 वर्ष, यानी कि जन्म से ही होता है। 0 का मतलब जन्म से लेकर के 2 वर्ष के बीच में होती है, जिसे संवेगात्मक अवस्था या संवेदीगामक अवस्था के नाम से जाना जाता है।
दूसरी अवस्था जो उन्होंने बताई थी दोस्तों, वो बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष के बीच में होती है। इन 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष के बीच में बच्चे में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, उनके बारे में उन्होंने गहनता से अध्ययन किया था। तीसरी अवस्था उन्होंने बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चों के बीच में होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं से आता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र क्या होती है। काफ़ी बार टेट के अंतर्गत पूछा गया है, रीट में काफ़ी बार पूछा गया है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र क्या होती है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे 7 से 11 वर्ष, आप बिल्कुल रट लें 7 से 11 वर्ष। और इसमें बच्चे जो होते हैं दोस्तों, मूर्त चिंतन अवस्था होती है। मूर्त चिंतन की अवस्था भी इस नाम से जाना जाता है, मूर्त चिंतन की अवस्था। ध्यान रखना है, मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी इस तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को जाना जाता है। चौथी उन्होंने बताई थी दोस्तों, नंबर 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे 11 से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चों के बीच में होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है गाइस, ये 11 से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चों के बीच में होती है। और इस औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का नाम उन्होंने अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त चिंतन अवस्था नाम दिया था। ये आप याद रखेंगे। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का दूसरा नाम है अमूर्त चिंतन अवस्था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर आपको जीन पियाजे ने ये 4 अवस्थाओं का चित्रण बताया है, आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है गाइस, ये 4 कि जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं पहली बताई थी उन्होंने 0 से लेकर के 2 वर्ष के बीच में, जिसे संवेग गामक अवस्था बोलते हैं। नंबर दूसरी बताई थी 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष के बीच में, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और तीसरी बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे 7 से 11 वर्ष तक के बीच में होती है, जिसे मूर्त चिंतन अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। और नंबर 4 बताई थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम अमूर्त चिंतन अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उम्र होती है दोस्तों 11 से लेकर के 15 वर्ष तक के बीच में। यदि आपको कोई डाउट हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अब विस्तार से पढ़ेंगे कि प्रत्येक अवस्था के अंतर्गत कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। पहली अवस्था हम पढ़ेंगे संवेग गामक अवस्था। नंबर 1 है संवेग गामक अवस्था, और ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष के बीच में होती है, यानी 0 से लेकर के 2 वर्ष के बीच में। अब इस अवस्था के अंतर्गत दोस्तों बालक में जो भी कार्य होता है वो इस अवस्था में संवेद की समझ होती है, यानी कि वो सिर्फ अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही किसी चीज़ को फील कर सकता है, महसूस कर सकता है। जैसे आँखों के माध्यम से किसी चीज़ को देखता है, उसके माध्यम से समझ पैदा करता है, नाक के माध्यम से समझ पैदा करता है, कान के माध्यम से और त्वचा के माध्यम से, स्पर्श इंद्रियों के माध्यम से, यानी इंद्रिय जनित अवस्था के नाम से भी इस अवस्था को जाना जाता है। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है गाइस, अब इस अवस्था के अंतर्गत जो बच्चा होता है वो बहुत सारी गामक क्रिया करता है, जैसे किसी वस्तु को पकड़ता है। जैसे बच्चे को हम खिलौना प्रदान कर देते हैं तो उन बच्चों को खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इस अवस्था के अंतर्गत लिखने की अवस्था भी इसे कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा लिखता है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर लिखना कैसे होगा, कि जैसे हमने बच्चे को कोई पेंसिल या पेन पकड़ा दिया तो वो इस तरीके से गोल 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 इस तरीके से लिखना प्रारंभ कर देगा, यानी कि उसे अभी इस चीज़ का एहसास नहीं है, अधिगम नहीं है कि उसे लिखना क्या है। सिर्फ वो पेन पकड़कर या कलम पकड़ करके सिर्फ कुछ गोल गोल उस तरीके से कलम को घुमाता है, यानी लिखना बहुत ज़्यादा आता है इस अवस्था के अंतर्गत। उसके बाद में चूसना या चूमना। ठीक है गाइस, चूसना या चूमना भी इस अवस्था के अंतर्गत होता है। जैसे हमने बच्चे को कोई खिलौना पकड़ा दिया तो उसे या तो वो मुंह में लेगा, चूसेगा। बहुत सारी वस्तुओं को बच्चे मुंह में इस अवस्था के अंतर्गत देते हैं। बच्चे को कुछ भी अभी अधिगम नहीं होता, वह प्रत्येक वस्तु को अपने मुंह के माध्यम से स्पर्श करता है, तो इस अवस्था में चूसना होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है गाइस, कोई डाउट? क्लियर? चलिए आगे अवस्था पे बात करते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों यह जो अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर के 7 वर्ष तक के बच्चों के बीच में होती है।
इस अवस्था के अंतर्गत बच्चा बहुत ज़्यादा खेलना पसंद करता है हम उम्र के बच्चों के साथ में। इस अवस्था में हम उम्र के बच्चों के साथ में खेलता है। ठीक है, बच्चे इस अवस्था के अंतर्गत प्रयोग करते हैं शब्दों का और प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइस, शब्द और प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। उसे अभी तक इतना ज्ञान नहीं हो पाता है कि ये चित्र किसी का है किसका नहीं है। जैसे बच्चे को हम गुड़िया का चित्र बनाने को कहते हैं तो बच्चा इस तरीके से बना देता है गुड़िया का चित्र। ठीक है गाइस, यानी कि प्रतीक बनाता है कि जैसे एक गुड़िया का चित्र उन्होंने बताया कि ये आँख होते ही ये मुँह हो गया, ये इसके बाल हो गए और ये इसके पैर हो गए, ये इसका पेट हो गया, कुछ मुँह, ऐसे एक प्रतीक के रूप में उस चित्र को प्रदर्शित करता है। हालांकि फील सब चीज़ को करता है, महसूस सब चीज़ को करता है, लेकिन प्रतीकात्मक प्रयोग करता है प्रत्येक चीज़ के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद में बच्चा होता है वो प्रतीकात्मक खेल खेलता है। यहाँ पर जैसे आसपास लुका छुपी के जैसे खेल होते हैं तो केवल प्रतीकात्मक अवस्था होती है इस खेल के इस अवस्था के अंतर्गत प्रतीकात्मक तरीके से खेल खेलता है। ठीक है, उसके पश्चात में सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता। इस अवस्था के अंतर्गत बच्चा सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता। जैसे बच्चे के पास में हमने 1 किलो रुई रख दी। ठीक है दोस्तों, 1 किलो रुई रखी और 1 किलो लोहा रखा। ठीक है, 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई। अब बच्चा इन दोनों के में इतना अंतर नहीं कर पाता है कि रुई और जो लोहा होता है उसमें क्या अंतर होता है। अब वो प्रतीकात्मक तरीके से खेल खेलता है तो वो उतना अंतर नहीं कर पाता है इस चीज़ के अंतर्गत कि लोहा बिल्कुल ठोस होता है और रुई थोड़ी बहुत ज़्यादा 1 किलो रुई बहुत ज़्यादा मात्रा में चढ़ जाती है, यानी बहुत सारा वेटेज हो तो उतना ही होता है, लेकिन उसका आकार बहुत बड़ा काफ़ी होता है। इतना वो तुलनात्मक नहीं कर सकता उसके बारे में। ठीक है गाइस, चलिए इस अवस्था के बारे में वो इस अवस्था में बालक सही प्रकार का चित्र नहीं बना पाता, कुछ प्रतीकात्मक चित्र ही बना पाता है। ठीक है गाइस, इस अवस्था में चित्रों का सही प्रकार से अवलोकन नहीं कर सकता, ना ही वो बना सकता। ठीक है, अब देखिएगा अगला पॉइंट, सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे बच्चे को कोई गुड़िया दे देते हैं हम, बच्चे को कोई गुड़िया देने के पश्चात या गुड्डा देने के पश्चात, ठीक है, तो उसको वो अपनी गोदी में खिलाता है और जैसे ही किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उस गुड़िया को अब उठा के फेंक दिया जाता है तो वो बोलेगा कि इसको रोना आ जाएगा, इसके चोट लग जाती है। मतलब इस तरीके के वो लक्षण अपने माइंड में फील करने लगता है कि बिल्कुल ये गुड़िया सजीव है, इसको चोट लगेगी, ऐसा फील करने लगता है। यानी सजीवता के लक्षण बच्चों के अंतर्गत ये देखने को मिलते हैं। क्लियर? चलिए, यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करके बताएं। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर ठोकिए बिल्कुल और लाइक कीजिए वीडियो को, और राष्ट्रीय हित में शिक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए बात करते हैं तीसरी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों आर टेट की दृष्टि से, किसी भी टेट के अंतर्गत इम्पोर्टेंट अवस्था है। आप लोग इसको गौर से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा ये जो अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है दोस्तों, वो 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों के में पाई जाती है। ठीक है, 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों के बीच में पाई जाती है। और इस अवस्था के अंतर्गत जो बच्चा होता है वो मूर्त चिंतन करने लगता है। प्रत्येक जो तर्क देता है वो चिंतन पर आधारित तो कुछ सोच समझ के विचार करने लगता है। ठीक है, और तर्क पर चिंतन आधारित रहता है। उसके पश्चात चिंतन का जो समावेश होता है दोस्तों, मूर्त चिंतन होता है। ये याद रखना है, इस अवस्था को मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। और इस अवस्था के अंतर्गत बच्चा होता है वो ठीक ठीक वस्तुओं के अंतर्गत अनुपात, आकार, क्रम आदि को समझने लग जाता है। जैसे बात करते हैं 1 किलो रुई वाला, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, तो वो समझ जाता है कि 1 किलो जो रुई होती है वो आकार में थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन लोहा ठोस होने के कारण आकार कम होता है। हालांकि वजन दोनों का बराबर हो जाता है। क्रम की यदि बात करें, जैसे ब्लैक बोर्ड पर किसी बच्चे को हम 2 4 6 3 1 आदि लिख देते हैं तो वो इसका सही तरीके से क्रम व्यवस्थित कर सकता है। सबसे पहले 1 को जमाएगा, फिर 2, फिर 3 4, इस तरीके से वो उनका ऑर्डर सही तरीके से व्यवस्थित कर सकता है। तो समझ बच्चे में सही अनुपात का अंतर करने की समझ विकसित हो जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। ठीक है गाइस, कोई डाउट नहीं? चलिए
नंबर 4 अवस्था उन्होंने बताई थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो दोस्तों 11 से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चों के बीच में होती है। इस अवस्था के अंतर्गत पियाजे साहब ने बताया था कि बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी किसी भी वस्तु के बारे में निर्णय लेने से पहले उसका स्मरण करने लगता है। मनन शक्ति का विकास इस अवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में होता है। उन्होंने बताया था कि इस अवस्था के अंतर्गत जो बच्चा होता है वो स्मरण शक्ति के माध्यम से, मनन के माध्यम से उस वस्तु पर गहन अध्ययन करता है। ठीक है गाइस। उसके पश्चात इसमें अंकों का प्रयोग करने लगता है। ठीक है, अंकों का प्रयोग किस तरीके से करेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या लिख देते हैं, जैसे ABCD लिखा, फिर 1 2 3 4 लिखा, तो अंकों का प्रयोग इस तरीके से व्यवस्थित करेगा कि ये जो ABCD होती है वो एक अल्फ़ाबेट होता है, लेकिन इसके अंतर्गत 1 2 3 4 ये गणितीय शिक्षण विधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है गाइस। समस्या समाधान करने लगता है। इस अवस्था के अंतर्गत समस्या समाधान करने लगता है बच्चा। ठीक है, जैसे बच्चे के सामने कोई समस्या आ जाती है तो उसका समस्या समाधान अपने चिंतन और स्मरण शक्ति के आधार पर करने लग जाता है कि ये चीज़ कैसे पैदा हुई, कहाँ से हुई, मतलब तर्क देने लग जाता है। ठीक है, और वह कार्य कारण को समझता है कि ये कार्य किस तरीके से हुआ, कैसे नहीं हुआ, इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, यानी कि प्रत्येक कार्य के अंतर्गत वो डिफरेंट समझने लग जाता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपको जीन पियाजे का सिद्धांत बताया था। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आपको अच्छी लगे तो चैनल को राष्ट्रीय हित में शिक्षा के लिए सब्सक्राइब करेंगे। खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल को। एक विशेष सूचना मैं आपको दे देता हूं, BSTC और B.Ed वाले जितने भी बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, यदि उनको किसी भी प्रकार की डायरी, लेसन या पेपर या लेटेस्ट अपडेट के लिए कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपको चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर हमें ये परेशानी है, हमें इस चीज़ की आवश्यकता है। ठीक है गाइस, यदि आपको कोई भी समस्या हो तो डायरेक्ट हमारे नंबर पर कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। ठीक है गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल को। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सिद्धांत के साथ में, लैब बायोगोस सिद्धांत। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।